जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट मिशन मधुबन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस से चल रहा है और NCERT बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और उस पर हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है दोस्तों ट्रिक का, उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। और उस पर भी प्यार दे दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है। पर्सनली लड़कों का फ़ोन आया था मेरे पास, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे हम लोगों को करेज मिलता है, उत्साह मिलता है और हम लोग क्या करते हैं और भी अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पार्ट तीसरा होगा जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सभी एग्जाम में आए हुए क्या हैं, ये प्रश्न हैं। जहाँ भी जीके GS आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ ये सब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, उसी बेस पे क्या करिए, आप काम करिए, पढ़िए, नोट डाउन करिएगा आप लोग दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा आप लोग, ठीक है। लेट्स हैव अ बिगन। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। और एक सुंदर सी शायरी है दोस्तों, इसको भी सुन लीजिए आप लोग। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबा कभी फिसलनी नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे आ गया ये पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दो पार्ट तो हमने करा दिया है, दो पार्ट में हमने 66 से 67 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और यह अगला पार्ट होगा जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, किस शासन ने, देखिएगा, किस शासन ने महाबलीपुरम के, यहाँ देखिए इसको, किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो कौन सा होगा दोस्तों, ये नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये महाबलीपुरम रथ मंदिर जानते हैं दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु में ये आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु राज्य में। और ये भी जानते हैं दोस्तों कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में 3 शैलियाँ बताया था जो बार बार पेपर में पूछा जाता है कि यह मंदिर किस शैली में बना है, यह मंदिर किस शैली में बना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह दक्षिण भारत के मंदिर है। और हमने यह भी बताया था कि दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें होती हैं वह कहीं ना कहीं द्रविड़ शैली में बनी होती हैं, क्योंकि द्रविड़ शैली को दक्षिण भारत की शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया था मीनाक्षी मंदिर बताया था, बृहदेश्वर मंदिर बताया था, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर को, और उसमें रामेश्वरम का मंदिर भी बताया था। और जितने भी आपको तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में मंदिरें देखने को मिलती हैं दोस्तों, वह कहीं ना कहीं सारे द्रविड़ शैली में बनी हुई क्या होती हैं, मंदिरें होती हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या महाबलीपुरम क्या द्रविड़ शैली में नहीं बनी होगी? यह भी मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनी है। और भारत में 3 स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है। एक है दोस्तों बासर शैली, बेसर शैली या बासर शैली कहा जाता है, एक द्रविड़ शैली है दोस्तों, और एक नागर शैली है। आई होप सो इतनी बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं और सारा का सारा चीज़ क्या करिएगा, याद भी करते रहिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बना है? क्या दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कावेरी नदी। और आइए थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, इस कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, सेम एज इट इज आप कावेरी नदी को दक्षिण भारत में क्या, दक्षिण भारत में इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत की पवित्र नदी भी है। यह दक्षिण भारत की तीसरी सबसे क्या है, बड़ी नदी है। पहली गोदावरी है, कृष्णा है, उसके बाद एक कावेरी नदी आती है। और इस कावेरी नदी का उद्गम आप जानते हैं दोस्तों, इस कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के पास एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और उस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से दोस्तों यह निकलती है और आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु के रास्ते यह निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। और आप देखेंगे इस कावेरी नदी पर 2 बांध बने हैं दोस्तों, एक कर्नाटक में बांध है और एक तमिलनाडु में बांध है। कर्नाटक में जो बांध है दोस्तों वह जो है कृष्ण राज सागर बांध है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और आप तमिलनाडु में देखेंगे दोस्तों, इसी नदी पर मेट्टूर बांध है जो कि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक, इतनी बात आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये पेपर में पूछा हुआ है। आइए दूसरा देखा, तीसरा, हाँ अगला प्रश्न, सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, जिस किस्म के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वही क्या होता है, सबसे शुद्धतम या सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है।
तो सबसे ज़्यादा इस एंथ्रासाइट में देखेंगे दोस्तों कि 98%, लगभग 90 से लेकर के 98% तक क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इस एंथ्रासाइट कोयला को सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। और जानते हैं दोस्तों ये पीट कोयला है, और इस पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। 27% कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिस कारण पीट कोयला को सबसे निम्न कोटि का या सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। आइए, इतनी बात समझ में आई। आई होप सो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को एक सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एफर्ट लग रहा है दोस्तों, और हम लोग एफर्ट देते हैं विदाउट एफर्टलेस। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया अगला प्रश्न, और ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये भी देखिए। सिनेगॉग, आप जानते हैं सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है, तो यहूदी, इसको जीव भी कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों, इनको जीव कहा जाता है, यहूदी। और जानते हैं कि एक देश है इजराइल देश, इजराइल देश को यहूदियों का देश भी कहा जाता है। और वहीं पे क्या है, जेरूशलम है जो राजधानी है किसकी, और वहीं पे आपको सिनेगॉग देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो यहूदी धर्म का क्या है, ये आराधना स्थल है, प्रार्थना स्थल है। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है दोस्तों। अजमेर में इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मार्च, और देखेंगे दोस्तों मार्च और अप्रैल में यहाँ पे इनका उर्स लगता है, जो कि क्या है, विदेश से भी लोग आते हैं और भारत के हर कोने से वहाँ पे क्या करते हैं, उर्स में शामिल होने के लिए जाते हैं। और किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं है ये दरगाह, ये सभी धर्मों के लिए क्या है दोस्तों, पवित्र स्थल माना जाता है, जो कहाँ पे है, ये अजमेर शरीफ में। तो इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में दोस्तों आप जानते हैं कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, और 1980 में देखेंगे दोस्तों तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन आज वर्तमान समय में देखेंगे दोस्तों, तो आज वर्तमान समय में सिर्फ 12 ऐसे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और सारी बैंकों को दोस्तों आपस में मर्ज कर दिया गया, किसी ना किसी में मिला दिया गया। तो आई होप सो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना तो हो गया। अब देखिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य, पश्च का मतलब होता है पीछे का, पीछे का दृश्य दर्पण के रूप में, देखने के लिए दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है या लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण को दोस्तों कन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक, और आप जानते हैं कनकेव मिरर भी होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग या प्रयोग दोस्तों डॉक्टरों के द्वारा होता है, और सैलून में भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यह उत्तल दर्पण का प्रयोग दोस्तों जो कार चालक होते हैं, ट्रक चालक होते हैं, बस चालक होते हैं, उसके साइड वाला मिरर जो होता है उसी को बोला जाता है क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आइए, वोट की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, यह कब किया गया दोस्तों, यह किया गया दोस्तों 1963 में, और वह संशोधन था 16वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। कौन से थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो यह भी पूछता है दोस्तों कि भारत के प्रथम वायसराय बताइए, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 76 हो गया। अब आगे देखिए, हाँ ये देखिए शानदार प्रश्न, देखिए भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानते हैं दोस्तों यह पाकिस्तान के प्रथम क्या थे, यह पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और कहा जाता है दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाक जो शब्द है पाकिस्तान को अलग पहली बार 1940 में, कहा जाता है दोस्तों हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी है कि 1940 में इस मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही कह दिया था कि हमें क्या है, एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जिसे क्या है पाकिस्तान नाम दिया गया। 1940 में सबसे पहले यही कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इन्हें पाकिस्तान का प्रथम क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो इनका घर कहाँ है, मुंबई।
ये देखिए दोस्तों, आगे बढ़िए। भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो आप जानते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर इस समय क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो कहाँ होगा सुरंग दोस्तों? ये जवाहर सुरंग, ये जम्मू और कश्मीर। और इस जवाहर सुरंग को जानते हैं दोस्तों कि पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग भी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और यह शानदार प्रश्न है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? वह राज्य जो होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है। वह कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और यह अरुणाचल प्रदेश जानते हैं दोस्तों, 7 सिस्टर में, पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर हैं, उसमें भी यह भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश। नेफा का मतलब जानते हैं दोस्तों, NEFA, नेफा। नेफा का मतलब होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस होता है। ठीक है, ये देख लीजिए नेफा। और इसमें जो आता है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, नेफा। ये लौंग है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पेपर में कई बार आया है दोस्तों, तो कौन सा होगा? पुष्प कलिका। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लौंग देखने को मिलता है दोस्तों, वह केरल के बगीचों में। इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, शांत घाटी भी कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक आप देखेंगे जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, जिसे ताप स्थल भी बोल सकते हैं। और अब पश्चिमी घाट पे ही पाया जाता है। और केरल के तट को आप जानते हैं कोरोमंडल तट कहा, यानी मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो मालाबार तट में सर्वाधिक सबसे पहले वर्षा होती है केरल राज्य में। ठीक है, और केरल को क्या कहा जाता है? शांत घाटी। अब केरल में आपको मसालों का बगीचा भी मिलेगा देखने को। तो आइए होप सो समझ में आया। अब आइए देखिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पे, ये यहाँ आया। देखिए इलायची की पहाड़ी, इस इलायची की पहाड़ी को कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? कार्डेमम। और कार्डेमम का मतलब भी होता है इलायची। कार्डेमम की पहाड़ी भारत में कहाँ स्थित है? तो यह सर्वाधिक इसका विस्तार केरल में मिलता है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। तो कहाँ होगा दोस्तों? केरल। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री शंकराचार्य ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? श्री शंकराचार्य। आगे आइए, आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री क्या करता है दोस्तों? आम बजट पेश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न आ गया। देखिए गांधी जी का प्रिय वैष्णो जन तेरे कहिए, गांधी जी का प्रिय वैष्णो जन तेरे कहिए किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नरसिंह मेहता ने। आगे देखिए, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया? साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो कौन सा होगा दोस्तों? दांडी मार्च। और यह दांडी मार्च आप जानते हैं दोस्तों, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक चला था। देखिए यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर के दोस्तों यह चला था 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था दोस्तों? 1930 तक चला था। और देखिए दोस्तों, यह दांडी मार्च चलने का कारण यह था दोस्तों कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो समुद्र से वो निकाली जाती हैं, नमक निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोत ही तो हुआ दोस्तों। तो उस प्राकृतिक स्रोत पे इस अंग्रेजों ने क्या कर दिया था दोस्तों? रोक लगा दिया था पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोत पे रोक लगाना नहीं चाहिए, तो रोक लगा दिया था। और वहाँ पे देखेंगे आप लोग तो नमक नहीं निकाल सकते थे कोई लोग। तो उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? अपने आश्रम से गए और लगभग अपने कई सारे अनुयायियों के साथ, बहुत सारे लगभग 70-72 अनुयायी थे उनके साथ गए। जाने के बाद एक चुटकी क्या किया? एक चुटकी उन्होंने नमक, एक मुट्ठी उन्होंने क्या किया? नमक उठाया और वही नमक का क्या किया? उल्लंघन किया। ठीक है, तो कहा जाता है क्या? नमक कानून तोड़ा। तो ये क्या है? यही है। ठीक, आगे आइए। और ये भी पूछा जाता है
कि गांधी जी सबसे पहली बार यानी प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ यूज किया था? तो पहली बार गांधी जी सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? साउथ अफ्रीका में। भारत में जो सत्याग्रह चला है तो आप जानते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह कब चला था दोस्तों? भारत, हाँ, गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ये चंपारण सत्याग्रह 1917, और यह राज्य है बिहार। ठीक है दोस्तों, यह राज्य कौन सा है? बिहार है। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 87 नंबर आ गया यहाँ पे, यह भी देखिए 87 में एलिसा या एलिजा भी कहा जाता है, टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये भी देखिए दोस्तों, HIV किसके लिए दोस्तों? HIV संक्रमण, जिसको एड्स हो जाता है उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? HIV टेस्ट कराया जाता है। आगे देखिए, भेड़ का क्लोन या प्रतिरूप किसने सबसे पहले तैयार किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों, 1969 में यान बिलमुट ने। कौन दोस्तों? यान बिलमुट। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। कौन शैली पर दोस्तों? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं। 89 हो गया। अब 90 नंबर, ये देखिए दोस्तों, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। तो आप जानते हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। और आप जानते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन भी होता है ना? आप जानते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन भी होता है। नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो जो एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, यहां मैं लिखता हूं, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है दोस्तों? उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और सर्वाधिक नाभिकीय संलयन की प्रोसेस आप जानते हैं दोस्तों, यह सूर्य के केंद्र में होती है, जिसे कोर कहा जाता है। यह सूर्य हो गया, इसके केंद्र में होती है, इसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर होता है। ठीक है, यहीं पे सर्वाधिक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? हाँ ठीक, आगे देखिए। अब भारत में तंबाकू की खेती किस विदेश शक्ति की देन है? जो भारत में दोस्तों आजकल तंबाकू की कृषि होती है, खेती होती है, वो कहीं ना कहीं से ली गई है ना, कहीं से ली गई है। तो कहा जाता है क्या? पुर्तगाली। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? पुर्तगाली। और यह भी प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और इनका इरादा था दोस्तों भारत में राज करना नहीं था, या विदेशी में पुर्तगाली में हो गए, या आप अंग्रेज मान लो। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये भी गए भी थे। ठीक है, लेकिन शासन किसने किया दोस्तों? अंग्रेजों ने शासन किया। क्यों? क्योंकि इसी का पीछा करके वो लोग आए थे कि पुर्तगाली आए जब, तो आने के बाद वास्को डी गामा 1498 में आए थे। आप जानते ही हैं बार्थोलोम्यू डियाज के क्या थे? वो नाविक थे। वास्को डी गामा। ठीक, आज जमोरिन ने क्या किया था? जमोरिन ने उसका स्वागत किया था इनका वास्को डी गामा का 1498 में आए थे। तो इतनी बात समझ में आई? अब आइए, अब देखिए, ये वाला भी अच्छा इसको नहीं बताया। ये देखिए, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, रोम। ये क्या है? इटली की राजधानी है दोस्तों। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है। और इसी इटली में देखेंगे दोस्तों, एक सिटी है जिसे कहा जाता है वेटिकन सिटी। वह विश्व की क्या है? सबसे छोटा देश है ना, विश्व का सबसे छोटा देश है। और वहीं पे जानते हैं दोस्तों, इटली में ही, अरे वहाँ पे, हाँ, वेटिकन सिटी को आप जानते हैं दोस्तों पोप का निवास स्थान कहा जाता है। पोप का मतलब फादर, ये क्रिश्चियन लोग होते हैं जो, वो वाले हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। ठीक, हाँ, 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय कूट का नाम क्या था दोस्तों? तो ऑपरेशन शक्ति था। क्या नाम था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति। यह भी पेपर में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर देखिए, 95। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो
तो लुईस 14वां का है। यह फ्रांस का क्या था दोस्तों, ये फ्रांस से आया था, ठीक है। भारत में इसने भी क्या किया, थोड़ा वो शासन किया है, ठीक है। लुई 14वां फ्रांस का क्या था, ये राजा था, भारत में भी आया था ये। राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसकी, हाँ, नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो थॉमस पेन ने की, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर और 97 नंबर 98, 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, ठीक। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो मांचेस्क्यू ने। कितने दोस्तों, मांचेस्क्यू, ठीक। आगे आइए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित रविशंकर। कौन है दोस्तों, पंडित रविशंकर इल्तुतमिश। आई होप सो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसको क्या करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इसको वॉच भी कर लीजिए, इसको नोट भी डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो बाद आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।